अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द इनसाइड स्कूप। आज का ग्लोबल और लोकल इकोनॉमिक जो स्केप है वो कुछ ऐसा है कि जहाँ हर मेजर डिसीजन एक चेन रिएक्शन एसेंशली क्रिएट करता है, राइट। और सबसे बड़ा सिग्नल इन द पास्ट कपल ऑफ डेज इज़ कम फ्रॉम वाशिंगटन, जहाँ यूएस फेडरल रिजर्व ने अपना बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट से कट कर दिया। The new target range stands between 3.75 to 4%। सिंपल लफ्ज़ों में अमेरिका ने अपनी इकॉनमी को थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस देने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इन्फ्लेशन अभी भी स्टिकी है और अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा इंक्रीज़ हुई है। पावेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियरली कहा, वी हैव नॉट मेड अ डिसीजन अबाउट दिसंबर। मतलब कि फेड अब डेटा देख के डिसीजन लेगा, कोई प्री डिसाइडेड पाथ नहीं है। ये कट मार्केट्स के लिए शॉक नहीं था, बिकॉज 97% ट्रेडर्स ऑलरेडी प्राइस इन कर चुके थे इस मूव को। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई कि फेड अब एक नैरो लेन पे चल रहा है। अगर ज़्यादा कट करें तो इन्फ्लेशन दोबारा इग्नाइट हो सकती है, अगर ना करें तो इकोनॉमिक स्लो डाउन हो सकता है और इकोनॉमिक एक्सेलरेशन रुक सकती है। और इसी अनसर्टनिटी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स के मूड पे इम्पैक्ट डाला है, स्पेशली इन द गोल्ड मार्केट। पिछले महीने गोल्ड अनस्टॉपेबल था, रिकॉर्ड्स हाई $43.75 पर आउंस तक पहुंच गया, लेकिन नेचुरली एक करेक्शन फेज स्टार्ट हो गया। टुडे गोल्ड इज़ एट $42.65 पर आउंस, 2% डाउन डे ऑन डे। लेकिन करेक्शन का मतलब वीकनेस नहीं होता। टेक्निकली स्पीकिंग गोल्ड ओवरबॉट जोन में काफ़ी पहले जा चुका था। आरएसआई भी सिग्नल कर रहा था कि प्राइसेस कुछ दिन कंसोलिडेट करेंगी। ट्रेडर्स के लिए एक पॉज फेज़ है एसेंशली, जहां फ्रेश एंट्री का मौका मिल सकता है आफ्टर स्मॉल पुल बैक। ब्रॉडर पिक्चर में देखा जाए तो नैरेटिव अभी भी बुलिश है। सेंट्रल बैंक्स स्पेशली इन एशिया, मिडल ईस्ट अपने रिजर्व्स डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ग्लोबल डेट और जियोपॉलिटिकल टेंशन दोनों बढ़ रहे हैं, और जब दुनिया अनस्टेबल होती है लोग अपनी वेल्थ सेफ एसेट्स में पार्क करते हैं। गोल्ड का लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। अब इफ़ वी फोकस लिटिल बिट ऑन के हमारी लोकल साइड पे व्हाट्स हैपनिंग, जब मॉनेटरी टाइटनिंग के बावजूद कुछ पाकिस्तानी बैंक सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स दिखा रहे हैं। कि बैंक ऑफ पंजाब ने अनाउंस किया अपना 9 महीने का नॉट बाय रिसल कॉल प्रॉफिट एट 11.6 बिलियन रुपीज़, मतलब कि 37% इंक्रीज ईयर ऑन ईयर। ये ग्रोथ प्राइमरीली आई एक 90% सर्ज इन नेट इंटरेस्ट इनकम से, मतलब कि बैंक ने अपना लेंडिंग स्प्रेड ऑप्टिमाइज़ किया एंड कॉस्ट ऑफ फंड्स रिड्यूस कर दिया। अगर डिटेल में जाएँ तो मार्कअप एक्सपेंसेस 38% तक गिर गए, जो एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट मैनेज करने का सिग्नल है। 4x लॉसेज एंड सिक्योरिटी गेंस थोड़े डिप हुए, लेकिन ओवरऑल ऑपरेटिंग इनकम 58% अप हो गई। इतना बड़ा इम्प्रूवमेंट इन टफ इन्वायरमेंट, इट शोज़ पाकिस्तान के फाइनेंशियल सेक्टर में रिजिलियंस है। लेकिन साथ एक कॉशन भी है, प्रोविजनिंग फॉर क्रेडिट लॉसेज वापस ऊपर इंक्रीज़ हुई, विच शोज़ के बैंक अब थोड़ा कॉशियस स्टांस ले रहे हैं रिगार्डिंग फ्यूचर डिफ़ॉल्ट्स और NPLs। इन अदर वर्ड्स ग्रोथ स्टेबल है, लेकिन सेंटिमेंट अभी भी डिफेंसिव मोड में है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यह है कि पाकिस्तान का सोलराइजेशन वेव जो अब ऑलमोस्ट रेवोल्यूशन बन गया है। आज के डेटा के मुताबिक मुल्क में ऑलरेडी 33 गीगावाट्स के सोलर पैनल्स इंस्टॉल हो चुके हैं, यानी कि पाकिस्तान का एनर्जी ट्रांजिशन अब ग्रास रूट्स तक पहुंच गया है। लेकिन पिक्चर इतनी सिंपल नहीं है। PRIED एंड ट्रांजिशन ज़ीरो के जॉइंट रिसर्च के मुताबिक ये सोलर बूम एक्विटेबल नहीं है। अपर मिडिल और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स ने सबसे ज़्यादा बेनिफिट किया इस चीज़ से, जबकि लोअर इनकम हाउस होल्ड्स अभी भी ऑफ ग्रिड स्ट्रगल कर रहे हैं। रिसर्चर्स कह रहे हैं कि सोलराइजेशन ने एक्सेसिबिलिटी बढ़ाई, लेकिन एनर्जी इनक्वालिटी भी क्रिएट करती है। अब आप सोचिए कि ये पैराडॉक्स कितना इंटरेस्टिंग है, जहाँ सोलर अडॉप्शन इंक्रीज़ कर रहा है, वहीं नेशनल ग्रिड पर प्रेशर भी बिल्ड हो रहा है। स्मॉल फार्मर्स, रिमोट इंडस्ट्रियल यूजर्स अपने सिस्टम्स पे शिफ्ट कर रहे हैं, जिससे ग्रिड के रेवेन्यू मॉडल को चैलेंज मिल रहा है। मंजूर अलीज़ई के मुताबिक पाकिस्तान ने पिछले 5 सालों में चाइना से 50 गीगावाट्स के सोलर पैनल्स इंपोर्ट किए, वर्थ मोर देन $5 अरब, लेकिन अभी तक सिर्फ 33 गीगावाट इंस्टॉल हुए, मतलब कि 17 गीगावाट कैपेसिटी वेयर हाउसेज में पड़ी हुई है वेटिंग इंस्टॉलेशन। यानी कि डिमांड है, सप्लाई भी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन एंड रेगुलेशन मिसिंग है। और यहाँ से एक मैक्रो एंगल मिलता है, चाइना पाकिस्तान ट्रेड डिपेंडेंसी।
सोलर पैनल्स, मशीनरी, कंपोनेंट सब कुछ चाइना से इंपोर्ट होता है। अगर युआन फ्लक्चुएट करे, बीजिंग अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी टाइटन करे, पाकिस्तान की एनर्जी ट्रांजेक्शन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। सो हमारा इंपोर्ट मिक्स डाइवर्सिफाई होना ज़रूरी है। स्टेट मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज डॉक्टर शज़रा मनसब अली ने एक बहुत पावरफुल लाइन बोली, पीपल, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी तीनों मिलकर ही ये रेवोल्यूशन पॉसिबल हुआ। लेकिन अब अगला फेज़ ये है कि इस रेवोल्यूशन को इंक्लूसिव और सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए। गवर्नमेंट ने IMF का प्रेशर के बावजूद 18% सेल्स टैक्स इम्पोज नहीं किया ऑन सोलर इम्पोर्ट्स, और ये डिसीजन लोगों के लिए रिलीफ है, क्लाइमेट स्ट्रैटेजी का पार्ट भी। अब सीन ये है कि पाकिस्तान की सोलर स्टोरी एक पावरफुल सिंबल बन गई है लोगों के रेजिलियंस का एंड पॉलिसी मेकर्स की अडेप्टेबिलिटी का। लेकिन अगर रेगुलेशन और क्वालिटी कंट्रोल नहीं आया तो लो ग्रेड पैनल्स और अनइवन इंस्टॉलेशंस हमारे लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर सकते हैं। तो एक साइड पे फेड पॉलिसी शिफ्ट्स, दूसरी साइड पे गोल्ड करेक्शन, और तीसरी साइड पे पाकिस्तान की सोलर और बैंकिंग डेवलपमेंट्स, ये सब एक ही थीम में अंडरलाइन होते हैं। तो ग्लोबल इकोनॉमी इज़ रीबैलेंसिंग, फेड का रेट कट से लिक्विडिटी थोड़ी सी ईज हो गई, गोल्ड अपनी फिर से मोमेंटम रीसेट कर रहा है, और पाकिस्तान जैसी इमर्जिंग मार्केट्स अपनी इंटरनल रिफॉर्म्स पे काम कर रही हैं। ये इंटरकनेक्टेड पिक्चर बताती है कि आज की इकोनॉमी सिर्फ पॉलिसीज़ नहीं है, कॉन्फिडेंस और कोऑर्डिनेशन से चलती हैं। एंड पाकिस्तान के लिए द लेसन इज़ वेरी क्लियर कि चाहे बैंकिंग सेक्टर रेजिलियंस हो, सोलर ट्रांजिशन हो या ट्रेड डिपेंडेंसी, एग्जीक्यूशन और ट्रांसपेरेंसी ही असली पॉलिसी सक्सेस का मेजर हैं। So in this shifting landscape, Pakistan finds itself at a crucial intersection, जहाँ domestic innovation और global shifts एक साथ चल रहे हैं। अब देखना हमें ये है कि इस momentum को policy stability में कैसे translate कर सकते हैं। So on that note, we're going to take a short break. After the break, we will have a very dear friend of mine, Mr. Farhan Rizvi, who is the Global Head of Sales at JS Global, joining us for more insights on the local market कि इस हफ्ते market में क्या चल रहा है and what is expected. So don't go anywhere, stay with us. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. I'm Asha Khan. Welcome back. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. Break पे जाने से पहले I let you guys know that once again on the show, one of my dearest friends in the capital markets has joined us, been kind enough. Someone जिनका ना सिर्फ बहुत सारा experience है, लेकिन is sitting right there in the middle of the brokerage activity और हमेशा हमारे साथ insight share करते हैं कि on ground in the market what's going on. Thank you so much for joining us, Farhan. Thank you. So फरहान, सबसे पहले आई वांट टू आस्क कि पिछले 2 हफ्ते काफ़ी वॉलेटाइल थे हमारे लिए। अब ऑब्वियसली सिटिंग ऑन म्यूचुअल फंड साइड हमारे लिए चीज़ें इतनी ऑन ग्राउंड नहीं हैं जितनी आप लोगों के लिए हैं एट JS ग्लोबल। यू बीइंग द ग्लोबल हेड ऑफ सेल्स, ऑब्वियसली आपको फोर फ्रंट मिलता है हर हाई नेटवर्थ क्लाइंट, हर कॉर्पोरेट क्लाइंट, हर फैमिली अकाउंट जो आप लोगों के पास होता है। आई एम श्योर यू मस्ट हैव फेल्ट अ लॉट ऑफ पुश एंड पुल, स्पेशली पिछले आई थिंक 10 मार्केट डेज में। तो थोड़ा सा बताएं व्हाट वाज द रिटेल रिएक्शन विद द वॉलेटिलिटी जो हमने एक्सपीरियंस किया है। देखिए, अगर मार्केट का आप हिस्टोरिकली भी पढ़ेंगे ना, तो होता ये है कि जब थोड़ी सी बुलिश ट्रेंड के बाद मार्केट थोड़ी सी करेक्ट करती है अपनी टॉप पीक के पास से, तो होता यही है कि मार्केट में जो है वो रिटेल क्लाइंट पैनिक कर रहा होता है। बिकॉज वो जो एक कॉमन गलती है करने के लिए वो ये है कि वो लीवरेज पोजीशंस पे होते हैं, काफ़ी हाई लीवरेज होते हैं, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे उनके मार्जिन चल रहे होते हैं। तो द मोमेंट मार्केट स्टार्टेड गोइंग डाउन, तो होता क्या है कि वो पैनिक की तरफ जाते हैं। उनको कंप्लाइंस या रिस्क मैनेजमेंट वाले कह रहे होते हैं कि आप पोजीशन एक्वायर करें या टॉप अप करें। सो एक सिचुएशन इस तरह की क्रिएट हो जाती है। तो एवरी 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स मार्केट का सेंटिमेंट जो है ना वो थोड़ा सा ख़राब हो रहा होता है। और अपने पिछले दिनों में देखा कुछ स्टॉक्स में इतनी ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी हुई, उसके बाद जो है वो एक मैसिव करेक्शंस आई, जिसमें हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जब 30 ईयर स्टॉक्स में इस तरह की एक्टिविटी होती है तो एक्चुअली वो रिटेल क्लाइंट या रिटेल जो इन्वेस्टर होता है वो बेसिकली ट्रैप हो रहा होता है उसमें अपनी ग्रीड के फैक्टर को लेके। सो वो एक इशू था। अलबत्ता जहां मैंने रिटेल क्लाइंट्स को थोड़ा पैनिक करते देखा,
अगर if you talk about the investors who really thinks this is an opportunity, तो वो हमें बायर भी नजर आए, और ये लग रहा है कि अगर मार्केट यहाँ से फर्दर थोड़ी सी और करेक्ट करती है तो ये बाइंग साइड आप देखेंगे अपॉर्चुनिटी ही है. So our market today has finally recovered after we got news about के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अब चीज़ें सेटल हो गई हैं, right? Where do you see the market completely recovering यहाँ से अगले आने वाले हफ्ते में? मुझे लगता है कि थोड़ी सी मार्केट में जो है वो आज की रिकवरी भी वेरी लो वॉल्यूम्स के साथ है, तो मुझे लगता है मार्केट में शायद करेक्शन फेज थोड़ा कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अफगानिस्तान का एक फ्रंट है, अभी हम देख रहे हैं बाकी नेबरिंग कंट्री के साथ भी, इंडिया के साथ भी थोड़े से सिचुएशन इस तरह की, देयर इज अ पैनिक, लोगों को थोड़ा सा लग रहा है कि शायद जो है वो कोई इस तरह कोई स्टंट होता है तो मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है, तो मुझे लगता है कि करेक्शन फेज कंटिन्यू रहेगा, ये लो वॉल्यूम्स के साथ पुल बैक है, थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है. So I believe one thing that the brokers have been pushing for, especially हमारी market में, is the fact that we don't have access to as many financial derivatives, right? अब बहुत सिंपल हम अगर ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शंस आर वेरी बेसिक टूल जो बहुत स्टॉक मार्केट्स में जल्दी इंट्रोड्यूस हो जाता है, और स्टॉक मार्केट हैज़ बिन अराउंड फॉर डेकेड्स, लेकिन वी डोंट इवन हैव ऑप्शंस. डू वी सी अगले 1 साल में 1.5 साल में कि किसी तरह के फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स आएंगे मार्केट में? देखिए, अगर आप पोस्ट कोविड बात करें ना मार्केट की इनोवेशंस को लेके, तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली अडॉप्ट किए हैं. हम देख रहे हैं कि लोगों के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बनते जा रहे हैं, डिजिटल पेमेंट का मेथड आता जा रहा है, ETF लॉन्च हुए हैं पाकिस्तान मार्केट में. जैसे जैसे इंडस्ट्री साइज बढ़ता जाएगा, नेचुरली ये तमाम की तमाम चीज़ें अडॉप्ट होती जाएंगी. पहले तो इंडस्ट्री साइज बहुत छोटा सा था ना, तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट ये होता था कि लोगों को लगता था कि क्योंकि मासेस इन्वॉल्व नहीं थे तो वो प्रोडक्ट चल नहीं पाती थी. अगर आप ETF की बात करें तो ETF हमारी मार्केट में 7 या 8 ट्रेड होते हैं, ठीक है. सो लोगों को ETF का आइडिया नहीं है कि ETF जो है वो किस तरह से ट्रेड होते हैं, क्या होता है एक्चुअली ETF में, मार्केट नहीं किया गया प्रॉपर्ली. वो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह मार्केट डेवलप हो रही है, मार्केट का साइज, मार्केट के पार्टिसिपेंट्स का साइज बढ़ता जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये सारी प्रोडक्ट जो हम बाहर की मार्केट्स में देखते हैं पाकिस्तान मार्केट में देखना शुरू करते हैं. Lovely, lovely. I'll be the first person to market those myself. So, ETFs in Pakistan, जैसे आपने अभी कहा कि there is not a lot of marketing done. I think also it's because आपके essentially mutual funds भी थोड़ा बहुत, because उनका benchmark is the same as an ETF's benchmark, right? तो वो strategy difference सिर्फ यही आ जाती है जब major जगह होती है I think market में कि आप alphas generate कर सकें, right? जैसे जब rally शुरू हुई थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मौका था mutual funds के पास कि वो alphas generate करके अपने returns maximize करें. अब as you just said, हम अपने historical multiples जहाँ से historically हमारे cool offs हुए हैं इन प्रीवियस साइकिल्स, हम उनके करीब आते जा रहे हैं, एंड तो यहाँ जनरेटिंग एन अल्फा इज़ not as easy as it was maybe at 80 or 90,000 index points, right? So one more thing that I've been noticing multiple wise is कि हमारा multiple यहाँ से we haven't gotten as much of a pushback जहाँ usually historically cool off आता है. Where do you think our market could be considered fairly valued now, because clearly historic multiples पे अब हम नहीं खेल रहे, our markets are expanding because finally the stock market is gaining not only local momentum लेकिन international attention भी आ रही है. तो do you think this multiple can go to 11 or 12? देखिए, मार्केट हमेशा जो सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं मार्केट में, तमाम पजल्स जब एक साथ होते हैं तभी मार्केट जो है अपने आप को रीरेट करती है. सो द मिसिंग फैक्टर फॉर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज हमें जो फॉरेन फंड्स की पार्टिसिपेशन है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी अभी तक लो नज़र आती है. यानी हम ईयर टू डेट देखें तो फॉरेनर्स आर सेलर टिल टू डेट. वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो शायद मार्केट को रीरेट करता है, बिकॉज जब आपका मार्केट ट्रेडिंग मल्टीपल या एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो फॉरेन फंड्स के बेंचमार्क पे आना शुरू करता है, तो नेचुरली वो एक बड़ी पार्टिसिपेशन आती है फ्रॉम द फॉरेन साइड.
तो if the foreign side started participating in the market के लिए 11-12 का मल्टीपल इज नॉट कि वो हमें फेयरली वैल्यूड लगेगा। देखें हम पाकिस्तान इज मोर ऑफ अ ट्रैक के जिसमें तमाम की तमाम वो चीज़ें कर दी गई हैं जो पाकिस्तान के लिए फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ज़रूरी थी। सर्कुलर डेट के इशूज़ को लेके, पावर के इशू को लेके, या बहुत सारी और चीज़ों को लेके हमने वो स्टेप्स लिए हैं जिसमें लगता है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ जो हैं वो पाकिस्तान की मार्केट को, अभी भी आप अगर रीजनल मल्टीपल्स देखें तो पाकिस्तान की मार्केट बहुत सस्ती है। डेफिनेटली। और 300 मिलियन का पॉपुलेशन प्ले है। मैं भी कुछ फॉरेन क्लाइंट से मिला, वो दे वर जस्ट वांटेड टू नो कि यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें जो है वो लोकलाइजेशन की तरफ जा रही हैं। तो ऑल द FDIs जो पाकिस्तान में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो प्लान कर रहे हैं, इट्स फॉर देम इट्स अ पॉपुलेशन प्ले। तो 300 मिलियन की पॉपुलेशन है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है। हमने करंट अकाउंट का नंबर बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे थे कि नेगेटिव आएगा। वी हैव सीन द पॉजिटिविटी, things are on the right track. I think ये multiple re-rate हो जाएगा once the foreign side is handled well. तो वो पार्टिसिपेशन नजर आएगी तो आपको लगता है, मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो 11-12 के मल्टीपल पे इजीली ट्रेड्स। डेफिनेटली। सो ऑब्वियसली हमारा एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, राइट, जिसके अंदर इदारे जैसे कि SECP, CDC, NCCPL, नादरा, ये सब आते हैं। One thing that actually shocked me recently, मुझे किसी ने बताया, I was always very confused कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज और ब्रोकर्स इतना हाई नेटवर्थ पे क्यों फोकस करते हैं, वो लोग छोटे अकाउंट्स पे क्यों नहीं फोकस करते। तो समवन एक्सप्लेन टू मी कि एक्चुअली ब्रोकर और एसेट मैनेजमेंट कंपनी दोनों के लिए जो कॉस्ट है ओपनिंग एन अकाउंट इज़ 1000 रुपीज़ पर अकाउंट और लिटिल बिट मोर देन दैट, राइट। जो मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग था। So I went into the breakdown of it and I was like, you know, it makes no sense. Why is Nadra charging around 400-500 rupees per account जब उनका system automated है, right? And turns out it's because नहीं, वो कहते हैं हमारी cost बहुत high है। Now what can the cost be if it is not anything other than an extra number of employees, right? तो हमने एक चीज़ तो देखी है, which is a hole in Pakistan system, हमारी जो bureaucratic red tape है, right? How much do you think that जितने हमारे ये इदारे हैं, they are responsible for the lack of growth in our capital markets? देखिए, अगर आप रेगुलेटर की बात करेंगी ना, तो मैं पिछले जो 2-3 सालों में स्पेशली मैं बात करूं, तो रेगुलेटर की साइड से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ईज ऑफ अकाउंट ओपनिंग, इस पे बहुत बात की गई, बहुत काम किया गया, ठीक है। ये सहूलत अकाउंट का आना, RDAs देखिए, हमने अकाउंट खोल सकते हैं, पैसा रिमिट कर सकते हैं, पैसा एग्जिट कर सकते हैं, इक्विटी मार्केट में आ सकते हैं, वो बहरहाल काम हो रहा है। देखिए, जो चीज़ समझने के लिए मैं हर दफ़ा बताता हूँ, ये 70 साल पुराना ड्रैग है हमारे सिस्टम में, वो आहिस्ता आहिस्ता ही जाता है। It's not like overnight कोई मोजा हो जाएगा और चीजें ठीक हो जाएंगी। It might take time, but what we have seen the change is पिछले 3-4 सालों में जो हमने देखा कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे काम किया जा रहा है, रास्ट इंटीग्रेशन की जा रही है, ईज ऑफ अकाउंट ओपनिंग की जा रही है, सहूलत अकाउंट बताया जा रहा है, स्टूडेंट्स में अवेयरनेस दी जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता जब मासेस चीज़ों को अडॉप्ट करते जा रहे हैं, ये चीज़ें आप देखेंगे, ये चार्जेस आप देखेंगे, आहिस्ता 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 लोअर डाउन होते चले जाएंगे। देयर आर इश्यूज बट थिंग्स आर ऑन द राइट ट्रैक। आई थिंक ये जल्दी सॉर्ट होता हुआ नजर आ जाएगा। But don't you sometimes feel like our bureaucratic इदारे are working against our country, not for it? Maybe not on purpose, शायद एक purposeful malicious intention नहीं है, लेकिन जब आपकी efficiency नहीं होती, innovation नहीं होती, and especially जब आप young blood नहीं आने देते, right, in इदारे like this, like you look at the average age being like, you know, late 40s, that's not right. जब आपका youth bulge है, 60% of your population is under the age of 30. How can you justify कि जब आपका basically आपका जो client है, जो customer है, वो तो अवाम है, तो उससे बात करने के लिए you want to hire someone who's 55, 60, 65 years old. How's that fair? वो बंदा समझेगा कैसे? माँ बाप अपने बच्चों को नहीं समझ पाते because of age gaps. देखिए, ये अगेन वही बात जो मैंने अभी कही कि
ये जो 70 साल पुराना इशू है ना, टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और जो है वो अक्सर हम देखते हैं कि किसी भी इदारे में जाते हैं और वो जो सामने वाला ऑपरेटर होता है वो कंप्यूटर इतना स्लो चला रहा होता है, हमें इरिटेशन हो रही होती है देखते हुए। सो टेक्नोलॉजी की अडॉप्टेशन इज नेसेसरी। आई थिंक दिस इज द मेन पॉइंट जहाँ पर लैग कर रहे हैं हम, और जहाँ पर हम अपने टैलेंट को पहले दिन से ट्रेन करने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ से बाहर चला जाए, क्योंकि हम उसको ये दिखाते हैं कि सामने जो जहाँ पर वो जाके बात करेगा, दे विल नॉट अंडरस्टैंड हिज वर्ड कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे कर रही है। सो दिस इज द मेन रीजन वहाँ जहाँ पर एक्चुअली जो गैप आता है और ब्रेन ड्रेन का जो बात करते हैं हम, वो आना शुरू हो जाता है। दिस इज द इशू, यू आर राइट। Definitely. So, what can we see in the forthcoming? Because abhi globally na, global economies versus Pakistan are functioning very differently. हमारे ऊपर अगर एक म्यूचुअल इम्पैक्ट आता है तो वो सिर्फ एक चीज़ का आता है, ग्लोबल इंस्टेबिलिटी जब होती है तो आपको पता है, जाहिर सी बात है, द मोस्ट ऑब्वियस थिंग दैट वी ऑल नो अबाउट द नेचर ऑफ द इक्विटीज इज के इट हेट्स पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राइट? पर अदर देन दैट अगर हम देखें तो global economies are struggling with, you know, coming toward and pushing back recession as much as they can. लेकिन पाकिस्तान ने recently अपनी expansion शुरू की, right, after a very long break. तो लोग बहुत डरते हैं international news से। मुझे भी बहुत सारे सवाल आते हैं कि ओ माशाल्लाह नहीं, US stock market तो बबल बन चुकी है। तो what would you like to say to people who compare US stock market और उसकी up and down with the Pakistan Stock Exchange? देखिए, यूएस स्टॉक मार्केट अगर पाकिस्तान से लिंक होगी या इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट पाकिस्तान से लिंक होगी, वो सिर्फ एक तरीके का से लिंक होती हैं। जो ईटीएफ्स पाकिस्तान को ट्रैक करते हैं इमर्जिंग मार्केट में या फ्रंटियर मार्केट इंडेक्स में, जब वो दुनिया की मार्केट में रिसेशन आते हैं, जब दुनिया की मार्केट में प्रेशर आता है, सो जाहिरन उनका वो ही ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे भी नजर आता है। ठीक है, सो वो शायद पाकिस्तान एज ऑफ टुडे इफ आई स्पीक, तो वो शायद पाकिस्तान में थोड़ा सा अभी के टाइम पे नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी ईटीएफ ट्रैकिंग या हमारी फॉरेन मार्केट ट्रैक नहीं कर रही पाकिस्तान इंडेक्स को। पहला इशू। दूसरा इशू ये कि जाहिरन जब ग्लोबल रिसेशन आता है तो दुनिया की सारी इकोनॉमीज हिट होती हैं। अगर आज यूएस हिट होता है या कोई बहुत बड़ा डिबैकल यूरोप में आता है, सो जाहिरन आपका वही पेट्रोल प्राइस पे इम्पैक्ट करेगा। वो तो हम क्योंकि इंपोर्ट लेड इकोनॉमी है, हम मेजरली ऑयल इंपोर्ट कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हर्ट होना शुरू हो जाती हैं। फिर हम बात करेंगे इन्फ्लेशन पे, इन्फ्लेशन हिट हो जाएगी, फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तो डेफिनेटली इट विल हैव एन इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे भी। जाहिरन लोग देख रहे होंगे अगर यूएस किसी रिसेशन से हिट होता है या तो वो इतना बड़ा शिप है कि वो सबको लेके ही साथ जाएगा। तो वो दैट इज़ द रीज़न कि इन्वेस्टर हमेशा कॉशियस होता है इंटरनेशनल मार्केट को देख के। आज अगर क्रूड ऑयल जो है वो $100-125 $150 हो जाता है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे वैसे ही इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा, इन्फ्लेशनरी क्राइसिस आना शुरू हो जाएंगे आपके पास। So that is the reason people linked everything with the international politics. Definitely, thank you so much for clearing that out. Because मुझे usually लोग compare कर रहे होते हैं कि नहीं, अगर आपके जो Magnificent 7 के stocks हैं वो अगर गिर गए तो पाकिस्तान Stock Exchange गिर गई. I try to explain to them कि that is not the link. The link is probably because coincidentally जिस तरह जब Strait of Hormuz का मसला हुआ था between Iran and Israel, right? तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस की परसेप्शन थी, एक तो दे वेंट अप टू $75 पर बैरल एंड देन देयर वाज सो मच पैनिक बिकॉज आपका 85% ऑयल ग्लोबली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के थ्रू जाता है, राइट? अब दैट वाज द एक्चुअल रीजन दैट द KSE 100 एंड द S&P 500 बोथ वेंट डाउन, राइट? इट वाज क्रूड ऑयल. लेकिन पीपल वर सेइंग यहाँ जो परसेप्शन है, बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड कि आपकी जो मार्केट इवैल्यूएट होती है, कंपनीज किस तरह इवैल्यूएट होती हैं, व्हाट देयर अफेक्टेड बाय, उनकी कॉस्ट किस तरह से ऊपर जाएगी. सो पीपल वर सेइंग कि ओ नो द S&P crashed which is why PSX took a hit as well. So ये कुछ मिसकंसेप्शंस होती हैं that I think are very common. तो मैं लोगों को यही encourage कर रही होती हूँ to research. So how would you suggest कि जो लोग नए आते हैं, बिल्कुल राइट, लाइक आप एग्जांपल लेंगे, कोई आपके पास बंदा आया कि फरहान मेरे पास कोई 1 मिलियन रुपीज़ हैं, मुझे इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में, लेकिन मुझे स्टॉक मार्केट का ABC नहीं पता. हाउ वुड यू सजेस्ट दैट दे बिगिन टू डू देयर ओन रिसर्च? तो आई वुड सजेस्ट कि पहले टॉप 10 हाई वेटेड स्टॉक्स जिसमें
बैंकिंग हो, ऑयल सेक्टर हो, दूसरे स्टॉक्स हो, वो आप पिक करें और उसमें काम करें। इसके अलावा जो है वो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड ना करें इनिशियल डेज में। देन यू स्टार्ट लर्निंग द मार्केट, देन यू स्टार्ट लर्निंग द सेक्टर्स, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उसमें इन्वेस्ट करें। उससे पहले कोई ऐसा काम ना करें। Definitely. And what do you think are the most important sectors, especially अगर हम कहें कि ये 3 sectors तो आपको पाकिस्तान में रहते हुए you have to study them. Which 3 sectors would those be? I think banks and followed by oil. So do you have a personal target for the index before you think कि एक bear cycle आएगी? आई थिंक मार्केट में करेक्शन जो है, जो ये फेज चल रहा है, मुझे लगता है ये 1,52,000 1,50,000 जैसा बॉटम दिखा सकती है शायद मार्केट। और देन उसके बाद वी सी अ न्यू रैली जो कि पोस्ट दिसंबर रिजल्ट्स पे, पे आउट्स पे चलना शुरू होगी, तो मार्केट कैन वी कैन सी अ न्यू हाई द मार्केट। Okay, lovely. Thank you so much for being with us today, Farhan. It's always a pleasure having you. Thank you for taking the time out. Thank you. Being you guys, however, I would like to say कि बहुत लोग कहते हैं कि ये मार्केट एक सट्टा बाजार है। ये सब वो लोग हैं जिनको मार्केट का ABC नहीं पता। These are companies जो आपके मुल्क की सबसे बड़ी companies होती हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो आप लोगों को पता है कि हम we export कपड़ा and cloth for a lot of very big brands in the world, right? आपकी लोकल टेक्सटाइल कंपनीज बनाती हैं वो। अगर हम बात करें कि आप लोग देख रहे होते हैं कि ओ ये गाड़ी नहीं आई है, वो गाड़ी नहीं आई है, some of those companies are public listed, right? तो वो जब ज़्यादा गाड़ियाँ बेचते हैं तो वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं और आपकी शेयर की प्राइस ऊपर जाती है। सिमिलरली आप जिन रोडों पे जाते हैं उनके ऊपर जो टार यूज़ होती है दैट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनीज। जिन ब्रिजेस पे आप जाते हैं उनका जो सीमेंट और स्टील यूज़ होता है पब्लिक लिस्टेड कंपनीज। तो ये सारी कंपनीज जो है ना ये काम कर रही होती हूँ, आप एसेंशली हिस्सेदारी ले रहे होते हैं उनके शेयर्स खरीद के। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड व्हाट द स्टॉक मार्केट इज़ एंड रिमेंबर टू रिसर्च योर स्टॉक्स, मेक गुड इन्वेस्टमेंट्स और कभी भी किसी की बातों पे नहीं जाना है, हमेशा अपनी रिसर्च करें। एज लॉन्ग एज आप एजुकेटेड इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं यू विल नॉट पैनिक एंड यू विल नॉट सेल एट द रॉन्ग टाइम। सो रिमेंबर कि हम जिन भी स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं इस शो पे, इट्स प्योरली एजुकेशनल, नथिंग इज़ अ बाय और सेल कॉल। वी डोंट बिलीव इन दैट, वी बिलीव इन एम्पावरिंग पीपल ताकि लोगों के पास इतना हो कि वो खुद से अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे रिसर्च कर सकें। हमारा काम है टू शो यू द राइट पाथ एंड होपफुली गाइड यू लिटिल बिट along the way. I'll see you guys next time. Have a lovely weekend. Take care. Khuda Hafiz.